भारत की नदियां अथवा भारतीय अपवाह तंत्र। अभी तक हमने विश्व की प्रमुख नदियों का अध्ययन किया। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम भारत की प्रमुख नदियों का अध्ययन करें। इस परिप्रेक्ष्य में ध्यातव्य है कि भारत जल संपदा की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। यहाँ नदियों का जाल सा बिछा हुआ है, किंतु चूंकि यह मानसूनी वर्षा का क्षेत्र है और मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय दोनों आयामों में अनिश्चित रहती है, इसलिए यहाँ की अधिकांश नदियाँ वर्षा काल के पश्चात सूख जाया करती हैं। अर्थात यहाँ की अधिकांश नदियाँ अस्थायी प्रकृति की हैं। यद्यपि हिमालयी नदियाँ इसका अपवाद हैं, अर्थात हिमालयी नदियाँ सतत सलीला हैं। उल्लेखनीय है कि किसी देश के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम उस देश के धरातलीय उच्चावचन पर निर्भर करते हैं। इस दृष्टि से भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं, जिनके मध्य उत्तर भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है। इसी आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 हिमालयी नदियाँ या हिमालयी अपवाह तंत्र। नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ अथवा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब हम इनका क्रमशः अध्ययन करें। हिमालयी नदियाँ या हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी नदियों की पृष्ठभूमि। जहाँ पर आज हिमालय है, वहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति के पहले टेथिस सागर था। टेथिस सागर के उत्तर में पश्चिम से पूरब दिशा में फैला हुआ तिब्बत का पठार अवस्थित था। टेथिस सागर के दक्षिण में पश्चिम से पूरब दिशा में विस्तृत लगभग त्रिभुज के आकार में प्रायद्वीपीय भारत का पठार अवस्थित था। तिब्बत का पठार यूरेशियन प्लेट के किनारे पर अवस्थित था एवं भारत का प्रायद्वीप भारतीय प्लेट पर अवस्थित था। तिब्बत के पठार से उद्गमित नदियों का मलबा टेथिस सागर के तलछटी में जमा होता गया। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो टेथिस की तलछटी पर जमा मलबा ऊपर उठता गया और महाहिमालय का निर्माण हुआ। चूंकि महाहिमालय का निर्माण धीरे धीरे हुआ, इसलिए तिब्बत के पठार से टेथिस सागर में आ रही नदियों ने हिमालय के आर पार अपने रास्ते को बनाए रखा। इसी प्रकार फिर टेथिस सागर में मलबा जमा होता गया और महाहिमालय की भांति मध्य हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। फिर वे नदियां मध्य हिमालय से अपना रास्ता बनाते हुए टेथिस सागर में मलबा लाती रहीं और टेथिस सागर फिर से यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकता गया और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार आज टेथिस सागर के स्थान पर तीनों हिमालय आ गए। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिमालय की चट्टानों में समुद्री जीवावशेष क्यों मिलते हैं। इसका यही कारण है कि टेथिस सागर के मलबे द्वारा हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए समुद्री जीव जंतुओं के जीवावशेष हिमालय की चट्टानों में प्राप्त होते हैं। तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां निकलने के बाद टेथिस भूसन्नति में गिरती थीं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुई टेथिस भूसन्नति में गिरती थीं। टेथिस भूसन्नति के मलबे पर भारतीय प्लेट के दबाव से वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां वृहद हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, क्योंकि ये नदियां वृहद हिमालय के पहले से हैं। इन्होंने हिमालयी क्षेत्र में खड़े कागार वाले खड्डों यानी गहरे गॉर्ज का निर्माण किया है। इनमें सिंधु नदी ने जम्मू कश्मीर में
सिंधु गॉर्ज सतलज नदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में शिपकीला गॉर्ज तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कोरबा गॉर्ज का निर्माण किया है। वृहद हिमालय के धीरे धीरे ऊपर उठते रहने के दौरान वर्षा का जल हिमालय पर नदी घाटियों का विकास करता गया। बाद में जब हिमालय की चोटियां हिम रेखा से ऊपर उठ गईं, तब उसमें बर्फ का आवरण हो गया, जिससे बड़े बड़े हिमनद बन गए तथा इन्हीं हिमनदों का जल पिघलकर उन नदी घाटियों के माध्यम से बहने लगा। इस प्रकार हिमालय पर पहले नदी घाटियां बनी, फिर बने हिमनद। वृहद हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे यमुना, गंगा, काली, गंडक, कोसी तथा तीस्ता आदि ने मध्य हिमालय के आर पार अपनी घाटी बनाए रखा। इसलिए ये नदियां मध्य तथा शिवालिक हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। मध्य हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी का जल मध्य हिमालय के दक्षिणी पर्वतपाद के सहारे पूरब से पश्चिम प्रवाहित होने लगा, जो पहले सिंधु नदी में मिलकर अरब सागर में गिरता था। इसे ही इंडो ब्रह्म या शिवालिक नदी कहा जाता था। शिवालिक की उत्पत्ति के समय ही अरावली दिल्ली कटक ऊपर उठा, जिससे इंडो ब्रह्म नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अरावली दिल्ली कटक के पश्चिम इसकी घाटी सूख गई, जिसे परित्यक्त घाटी कहा जाता है। आज ये सरस्वती या घग्गर के नाम से अवशिष्ट घाटी के रूप में हरियाणा तथा राजस्थान में स्थित है। दिल्ली कटक के ऊपर उठने से इंडो ब्रह्म नदी छिन्न भिन्न हो गई एवं वर्तमान के सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में बट गई। ये अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। यहाँ की नदियाँ 12 मासी होती हैं, क्योंकि इन्हें बर्फ के पिघलने एवं वर्षा दोनों प्रकार का जल प्राप्त होता है। इसमें मुख्यतः 3 बड़े बड़े अपवाह तंत्र हैं। 1 सिंधु अपवाह तंत्र, 2 गंगा अपवाह तंत्र, 3 ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। सिंधु अपवाह तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु तथा उसकी मुख्य 5 सहायक नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः सतलज, व्यास, रावी, चिनाव एवं झेलम हैं। इन 5 सहायक नदियों को पंचनद यानी 5 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील के निकटवर्ती क्षेत्र से उद्गमित होकर प्रवाहित होते हुए भारत के लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच से होकर प्रवाहित होती है। जास्कर श्रेणी से जास्कर नामक नदी निकलकर सिंधु में बाएं तरफ मिलती है तथा सियाचिन ग्लेशियर की तरफ से आती हुई श्योक नदी लद्दाख श्रेणी के पश्चिम में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद पश्चिम से पूरब की दिशा में प्रवाहित होती हुई सुरु नदी कारगिल से होते हुए सिंधु में आकर मिलती है। सुरु नदी में ही कारगिल में चुतक डैम बना हुआ है। इसके बाद दाएं तरफ से आती हुई गिलगित नदी सिंधु में मिल जाती है और सिंधु नदी फिर पाकिस्तान में अटक के पास मैदान में प्रवेश कर जाती है। ये नदी ऊपरी भागों अर्थात लद्दाख और गिलगित में कई गहरे गॉर्ज बनाती है तथा मिठानकोट में इसकी 5 सहायक नदियों का जल इसमें आकर मिलता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मार्ग में पार्श्ववर्ती चोटियों पर जमी बर्फ के पिघलने के कारण सिंधु नदी में सिंधु के शुष्क प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में प्रायः बाढ़ आ जाती है। अंततः ये पाकिस्तान में कराची के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। नंबर 1 सतलज नदी। ये सिंधु की सहायक नदी है और 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी है।
इसकी लंबाई लगभग 1440 किलोमीटर है। ये नदी कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढाल पर स्थित राकसताल नामक झील से निकलती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई शीप किला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसमें बाईं तरफ से स्पीति नामक नदी मिलती है। इसके बाद पंजाब में प्रवाहित होती है, जिसमें व्यास नामक महत्वपूर्ण नदी हरिके नामक स्थान में मिलती है। इसके बाद ये कुछ दूर तक पंजाब एवं पाकिस्तान की सीमा में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा उत्तर से संयुक्त रूप में आ रही झेलम, चेनाब, रावी के जल से मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। ये हिमाचल प्रदेश की सर्व प्रमुख नदी है। इसी नदी पर किन्नौर और शिमला जनपदों में नाथपा झाकरी पन विद्युत एवं सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। सतलज नदी पर ही पंजाब में रूपनगर के पास भांखड़ा नांगल परियोजना निर्मित की गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में तैयार की गई। होशियारपुर जनपद में स्थित ये परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत भांखड़ा गांव में 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा भांखड़ा बांध बनाया गया है, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध के कारण इसके ऊपरी भाग में 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी तथा 80 किलोमीटर लंबी गोविंद सागर नामक कृत्रिम झील निर्मित हुई है, जो भारत की सबसे लंबी कृत्रिम झील है। सरहिंद, बिस्ट, दोआब तथा ईस्टर्न ग्रे, जो कि पंजाब प्रांत की नहरें हैं, इसी सतलज नदी से निकाली गई हैं, जिनमें ईस्टर्न ग्रे नहर का निर्माण 1933 में हुआ, जबकि शेष दोनों भांखड़ा नांगल परियोजना की अंग हैं। सतलज नदी में हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी आकर मिलती है। यहीं पर हरिके बैराज बनाया गया है, जिससे राजस्थान नहर निकाली गई है। राजस्थान नहर को अब इंदिरा नहर के नाम से जाना जाता है। ये पक्की और पूर्णतया ढकी हुई संसार की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई 466 किलोमीटर है। इससे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जनपदों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। इस नहर के कारण पश्चिमी राजस्थान को भविष्य का अन्नागार यानी ग्रेनरी ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है। नंबर 2, व्यास नदी। ये सिंधु की 5 मुख्य सहायक नदियों में सबसे छोटी नदी है। ये नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा के समीप स्थित नेहरू कुंड यानी व्यास कुंड से निकलकर कुल्लू घाटी में बहते हुए धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिलती है। इस नदी पर संगम के ऊपर कपूरथला में प्योंग नामक स्थान पर व्यास परियोजना निर्मित की गई है, जो कि पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त सिंचाई एवं पन विद्युत परियोजना है। व्यास की ही प्रमुख सहायक नदी परबाती है। इसी परबाती नदी के तट पर कुल्लू नामक पर्यटन स्थल अवस्थित है। नंबर 3, रावी नदी। यह भी सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यद्यपि ये सिंधु नदी में मिलने के पूर्व सतलज नदी में मिलती है। ये नदी रोहतांग दर्रा के उत्तर से कुल्लू पहाड़ी से निकलती है और धौलाधर पर्वत के उत्तर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के दक्षिण से बहती हुई हिमाचल प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण हिल स्टेशन चंबा से होते हुए जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल की सीमा से प्रवाहित होते हुए पंजाब में प्रवेश कर जाती है। पंजाब में ही थीन नामक बांध इस नदी पर बनाया गया है। ये नदी पाकिस्तान में मुल्तान के पास आकर सतलज नदी से संगम बनाती है।
725 किलोमीटर लंबी ये नदी धौलाधर क्षेत्र में कई गहरे गार्ज बनाती है। नंबर 4, चिनाब नदी। ये हिमाचल प्रदेश स्थित लाहुल के बाड़ा लाचा दर्रा के दोनों ओर स्थित चंद्र और भागा नामक स्थानों से निकलती है। इसीलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। हिमाचल से ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके पीर पंजाल क्षेत्र में गहरे गॉर्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में मुल्तान के पास रावी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की किश्तवाड़ घाटी में दुल्हस्ती पन विद्युत परियोजना तथा उधमपुर जनपद के रियासी नामक स्थान पर पन विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर ही निर्मित हुई है। ये दोनों परियोजनाएं पाकिस्तान के साथ विवाद के कारण चर्चा में रहीं। नंबर 5, झेलम नदी। इसे प्राचीन समय में वितस्ता नदी कहते थे। ये कश्मीर में वेरीनाग क्षेत्र के शेषनाग झील से निकलती है और कुछ दूर तक पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई श्रीनगर होते हुए बुलर झील में आकर मिलती है। बुलर गोखुर झील है और मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील से निकलकर ये नदी कुछ दूर तक भारत पाक सीमा पर बहती हुई पाक में प्रवेश कर जाती है और त्रिमू के पास चेनाब नदी से संगम बनाती है और आगे जाकर ये नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती हैं। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि झेलम की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी किशन गंगा है, जो भारत पाक बॉर्डर के पास झेलम में मिलती है। इसी किशन गंगा नदी में भारत में किशन गंगा पन विद्युत परियोजना शुरू की गई। विद्युत उत्पादन के बाद एक कैनाल के माध्यम से किशन गंगा के पानी को मुख्य किशन गंगा नदी के पहले ही झेलम में मिला दिया जा रहा है, अर्थात किशन गंगा का पानी मुख्य किशन गंगा नदी एवं कैनाल के माध्यम से पूरा का पूरा झेलम में मिला दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मुकदमा किया हुआ था कि भारत सिंधु जल समझौता 1960 का उल्लंघन कर रहा है। अभी हाल के वर्षों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का निर्णय आया और कोर्ट ने कहा कि किशन गंगा बांध के बन जाने से पाकिस्तान को जितना पानी इंडस ट्रीटी के तहत मिलना चाहिए था उसमें कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि विद्युत उत्पादन के बाद फिर से कैनाल के माध्यम से पानी नदी में मिला दिया जा रहा है और पाकिस्तान मुकदमा हार गया। पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है वो भारत के खिलाफ कोर्ट जाने से नहीं चूकता। नोट: तुलबुल परियोजना, जो कि एक परिवहन परियोजना है, इसी नदी पर जम्मू कश्मीर में निर्मित हुई है। ये परियोजना भी भारत पाक के बीच विवादास्पद है। नंबर 3, गंगा अपवाह तंत्र। जैसा कि बताया जा चुका है कि हिमालयीय अपवाह तंत्र के 3 भाग हैं, जिनमें सिंधु अपवाह तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है। अब हम गंगा अपवाह तंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1. गंगा नदी। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये सतत वाहिनी यानी पेरेनियल नदी है। ये पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट नदी भी है। ये नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नाम से उद्गमित होती है। गंगोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई 7110 मीटर, लंबाई 26 किलोमीटर तथा चौड़ाई 4 किलोमीटर है। गोमुख से चलने पर सबसे पहले केदार गंगा नदी भागीरथी नदी में मिलती है। टिहरी नामक स्थान पर उत्तर पूर्व की ओर से आकर भिलंगना नदी भागीरथी में मिलती है। भिलंगना नदी, जो कि खटलिंग पर्वत से निकलती है, के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर टिहरी बांध बनाया गया है। भागीरथी और भिलंगना
के संगम पर निर्मित ये बांध भारत का सर्वोच्च बांध है। इसकी ऊंचाई 260.55 मीटर है। इसी बांध के कारण टिहरी शहर अपने मूल स्थान से पूर्णतया विस्थापित हो चुका है। टिहरी बांध के बाद भागीरथी दक्षिण की ओर बढ़ती है और टिहरी परियोजना के तहत ही इस पर कोटेश्वर बांध बनाया गया है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास बंदरपुछ पर्वत के निकट सतोपंथ हिमानी से निकलती है, जिसमें धौली गंगा एवं विष्णु गंगा नामक दो नदियां विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। इसके बाद अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होते हुए ये आगे बढ़ती हैं, जिसमें पिंडर ग्लेशियर से निकलकर पिंडर नदी प्रवाहित होते हुए कर्णप्रयाग में संगम बनाती है। इसके बाद अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें केदारनाथ से आ रही मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में संगम बनाती है। इसके बाद भागीरथी के नाम से आगे प्रवाहित होती है, जिसमें टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में उत्तर पूर्व की ओर चमोली से आकर अलकनंदा नदी भागीरथी में मिलती है। वस्तुतः देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संयुक्त नाम ही गंगा नदी है, जो कि भारत की एकमात्र राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई मुर्शिदाबाद के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त होकर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। ये अपने मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। ये डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के मध्य बनता है। इस डेल्टा में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन का उदाहरण है। हुगली नदी गंगा की शाखा नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी से अलग पश्चिम बंगाल में दक्षिण तरफ बहती है। यहाँ पर फरक्का बांध बनाया गया है, जिससे भारत और बांग्लादेश के मध्य जल का बंटवारा होता है। भारत बांग्लादेश समझौता के तहत इसी फरक्का बांध से हुगली नदी में परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए समय समय पर अतिरिक्त पानी छोड़ा जाता है। गंगा नदी में बाईं ओर यानी उत्तर की ओर से आकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रामगंगा नदी, कानपुर में पांडु नदी, वाराणसी में वरुणा एवं ऊसी नदियां, गाजीपुर जिले के सैदपुर नामक स्थान पर गोमती, बिहार के छपरा में घाघर, सोनपुर में गंडक, कुर्सेला कटिहार में कोसी मिलती है। गंगा नदी में दाईं ओर यानी दक्षिण की ओर मिलने वाली नदियों में प्रयाग यानी इलाहाबाद में यमुना नदी तथा पटना के समीप दानापुर में सोन नदी मिलती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ: 1. गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। 2. गंगा में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1. गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कौन सी नदी गंगा की बाईं तरफ मिल रही है, या फिर जो नदियां गंगा में बाईं तरफ मिल रही हैं उनका पश्चिम से पूरब का क्या क्रम है आदि। ध्यान दें कि नदी जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में आप भी चलें तो आपका जो बायां या दाहिना होगा वही नदी का भी बायां और दायां होगा। इसी आधार पर हम आगे का अध्ययन प्रारंभ करें। 1. रामगंगा। ये नदी कुमायूं हिमालय से निकलकर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद एवं शिवालिक श्रेणी को पार कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा के पूरब में रोहिलखंड मैदान से होते हुए बरेली, फर्रुखाबाद, हरदोई जिले से होकर कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। 2.
वरुणा एवं ऊसी नदियाँ। ये नदियाँ इलाहाबाद एवं जौनपुर से निकलकर वाराणसी में गंगा में मिल जाती हैं। 3. गोमती। ये नदी शिवालिक श्रेणी के पदीय क्षेत्र में अवस्थित उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलकर खीरी, सीतापुर तथा नवाबों के शहर लखनऊ से होते हुए गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि पीलीभीत जिला उत्तराखंड एवं नेपाल से लगा हुआ है। नंबर 4. घाघर नदी। काली नदी और कर्नाली नदी के संयुक्त रूप को घाघर कहते हैं। कर्नाली नदी तिब्बत के पठार से गुरला मानधाता चोटी से निकलकर नेपाल में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तथा इसकी सहायक काली नदी, जिसे काली गंगा या राप्ती भी कहते हैं, इसके पश्चिम तरफ कुमायूं हिमालय के उत्तर पूरब में स्थित मिलाम हिमनद से निकलकर नेपाल एवं उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बहती हुई उत्तर प्रदेश में शारदा के नाम से प्रवाहित होते हुए घाघर में मिल जाती है। रुद्रपुर जिले में इस पर शारदा सागर निर्मित हुआ है, जहां से शारदा सहायक नहर निकाली गई है। घाघर रुद्रपुर से आगे बढ़ते हुए बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिलती है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल अयोध्या सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। घाघर को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि काली नदी के शीर्षवर्ती भाग में काला पानी क्षेत्र स्थित है, जिस पर 1962 से भारत का अधिकार है। इस क्षेत्र पर नेपाल दावा करता है। 5. गंडक नदी। ये तिब्बत नेपाल सीमा से निकलती है। इसका अधिकांश भाग नेपाल के मध्य में प्रवाहित होता है। ये भारत में बिहार के चंपारण जिला में प्रवेश करती है तथा सोनपुर में गंगा में मिलती है। इस नदी पर निर्मित गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। 6. कोसी नदी। ये गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका जन्म कंचनजंगा चोटी के उत्तर में नेपाल के बराह पहाड़ क्षेत्र से निकलने वाली 7 अवनलिकाओं के संगम से होता है। नेपाल में इसके अलग अलग नाम हैं। नेपाल में प्रवाहित होकर ये कोसी के नाम से भारत में प्रवेश करती है और बिहार के कुर्सेला, कटिहार में ये गंगा नदी में मिल जाती है। मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक यानी सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। चूंकि कोसी नदी नेपाल में अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में बहती है, जिससे उसके पास बहुत अधिक मात्रा में सेडिमेंट्स होते हैं और जब वो भारत के मैदानी क्षेत्रों में आती है तो वह सेडिमेंट्स को ढोने में अक्षम हो जाती है, जिससे सेडिमेंट्स नदी में ही जमा होने लगते हैं और जल्द ही नदी का पानी आगे बढ़ने से अवरुद्ध होने लगता है। परिणामतः कोसी नदी मैदानी क्षेत्रों तरफ अपना रुख कर लेती है। इसलिए इसका रिवर कोर्स बार बार परिवर्तित होता रहता है, जिससे कोसी के आसपास जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन में अस्थिरता आ जाती है। पहले बिहार ही भारत का सर्वाधिक बाढ़ोन्मुख राज्य था, किंतु बिहार झारखंड अलग हो जाने एवं दामोदर नदी के झारखंड में पड़ जाने के कारण बाढ़ 2 राज्यों में बट गई। अब असम भारत का सर्वाधिक बाढ़ोन्मुख राज्य है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के कारण कभी कभी 6 सप्ताह तक बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। कोसी नदी पर 1954 के बिहार नेपाल समझौता के तहत कोसी परियोजना, जो कि भारत सरकार, बिहार और नेपाल की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, के अंतर्गत नेपाल के हनुमान नगर तथा बिहार में चतरा के निकट बांध बनाए गए हैं। 2. गंगा में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। 1. यमुना नदी। ये गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई
1375 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ताजेवाला नामक स्थान पर मैदान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के कुछ किनारे के भाग से प्रवाहित होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। फिर दिल्ली, मथुरा एवं आगरा से होते हुए तथा गंगा के समानांतर बहती हुई इलाहाबाद, प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। ये चंबल, केन, धसान, बेतवा, सिंध नामक सहायक नदियों का जल भी लाकर गंगा में मिलाती है। चंबल नदी ये यमुना की सहायक नदियों में सर्वप्रमुख है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ क्षेत्र स्थित विंध्यन श्रेणी की जनपात्र पहाड़ी से निकलती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई राजस्थान में कोटा, रावत भाटा आदि से होकर पूरब की ओर मुड़ती है और मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना जनपदों से बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी में मिल जाती है। नोट 1, इसका अधिकांश प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है। ये भारत की उत्तर पथगामिनी नदियों में सबसे लंबी है। 2, भूक्षरण के लिए कुख्यात चंबल नदी पर मध्य प्रदेश, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में निर्मित चंबल परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के भानपुरा में गांधी सागर बांध, राजस्थान के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध तथा 30 किलोमीटर उत्तर कोटा में जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। 3, ये राजस्थान की एकमात्र सतत वाहिनी नदी है। नंबर 2, सोन नदी। ये भी दक्षिणी किनारे पर मिलने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और शहडोल, सीधी, सिंगरौली जिलों से बहते हुए रिफ्ट वैली यानी भ्रंश के सहारे प्रवाहित होते हुए पटना में दानापुर के निकट गंगा नदी में मिलती है। सोन की सहायक रिहंद नदी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में अवस्थित पहाड़ियों से निकलकर सरगुजा तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होते हुए यूपी के सोनभद्र जिले में बहती हुई सोन में मिल जाती है, जिस पर सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रिहंद परियोजना निर्मित की गई है, जिसके कारण रेणुकूट उत्तर प्रदेश, सिंगरौली जनपद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक झील निर्मित हुई है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सोन की सहायक नॉर्थ कोयल नदी पूर्वी झारखंड से उद्गमित होकर उत्तर पश्चिम बहते हुए सोन नदी में मिल जाती है। नंबर 2, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक एवं शाखा प्रशाखा नदियां आती हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण पूरब में करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, किंतु नए अध्ययनों के अनुसार इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के बुरांग काउंटी स्थित आंगसी ग्लेशियर है। यहाँ से ये नदी निकलकर उच्च हिमालय के उत्तर में इसी के समानांतर ट्रांस हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्र में तिब्बत में सांगपो नाम से पश्चिम से पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी छोर पर आकर नामचा बरवा चोटी को पार कर वृहद हिमालय को काटकर कोरबा गार्ज का निर्माण करती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है। इसी के नाम पर अरुणाचल के पूर्वी एवं पश्चिमी जिलों का नामकरण जैसे ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग एवं अपर सियांग किया गया है। यहाँ से ये असम की धुबरी तक
720 किलोमीटर की लंबाई में अपने पूर्व की विपरीत दिशा अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर दिहांग नाम से प्रवाहित होती है। दुबरी के पास ये दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ये गंगा नदी से मिलकर और फिर अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। अपने मुहाने पर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। NCERT के आधार पर ये सिंधु से ज़्यादा लंबी नदी है, अर्थात भारत की सीमा से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र की बाएं तरफ की सहायक नदियों में दिबांग नदी, जो अरुणाचल प्रदेश के वृहद हिमालय पर स्थित योंगयाब दर्रे के पास से निकलकर दक्षिण प्रवाहित होते हुए असम के सादिया टाउन के पास दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। दिबांग नदी के नाम पर ही अरुणाचल के दिबांग वैली जिले का नामकरण हुआ है। दिबांग नदी की तरफ से ही नामचा बरवा चोटी के पूरब से उद्गमित होकर लोहित नदी डू दर्रे से पार होकर अरुणाचल में प्रवेश कर आसाम के तिनसुकिया जिले में दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र में बाईं तरफ मिल जाती है। इसके बाद नागा पहाड़ियों से निकलने वाली धनश्री नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर कपिली नदी आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी नामक नदी वृहद हिमालय से निकलकर ऊपरी तथा निचले सुबनसिरी जिलों में बहती हुई दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ माजुली नदी द्वीप के पास मिल जाती है। इसके बाद कमेंग नदी तिब्बत से उद्गमित होकर वृहद हिमालय के टुलुंग ला दर्रे के पास से निकलकर अरुणाचल के पश्चिम एवं पूर्वी कमेंग जिले के बीच से प्रवाहित होते हुए आसाम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसके बाद तिब्बत से निकलकर मानस नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर भूटान से आती हुई संकोश नदी धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र में मिलती है तथा इसके बाद कंचनजंगा से निकलकर जलपाईगुड़ी होते हुए तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम के सदिया टाउन से इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम जमुना हो जाता है और यह यानी जमुना जब बांग्लादेश में आ रही गंगा, जिसका यहाँ पर नाम पद्मा होता है, से मिलती है और दोनों की संयुक्त धारा पद्मा के नाम से प्रवाहित होते हुए मणिपुर की पहाड़ियों से उद्गमित होकर चांदपुर के पास से आ रही बराक नदी से मिलती है और अब यहाँ से आगे ये मेघना के नाम से प्रवाहित होते हुए विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है तथा विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। 1. पूरब की ओर या दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। 1. दामोदर नदी। ये छोटा नागपुर के पठार की एक प्रमुख नदी है। ये हुगली की सहायक नदी है। ये छोटा नागपुर के पठार से उद्गमित होकर पूरब की ओर बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। ये नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है। इसके भ्रंश ने छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। उत्तर का भाग हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण का भाग रांची का पठार कहलाता है। नोट 1. इसकी घाटी में स्थित पहाड़ों पर घनघोर वृष्टि होने के कारण इसका पानी जब उन्मत्त पहाड़ी धारा के रूप में बेरोक टोक दानवी रूप में पश्चिम बंगाल के निम्न गंगा मैदान में अर्थात बर्धमान में पहुंचता था तो विभिन्न प्रकार की व्यापक क्षति पहुंचाता था। इसलिए ये नदी शोक की नदी यानी रिवर ऑफ सौरो एवं बंगाल का शोक यानी सौरो ऑफ बंगाल कहलाती थी। 2. इस नदी की तुलना कोयला निक्षेप एवं
कोयला परिवहन के कारण जर्मनी की राइन नदी से की जाती है। रामगढ़, कर्णपुरा, बोकारो, झरिया, रानीगंज कोयला क्षेत्र इसी नदी घाटी में क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर स्थित है। इस क्षेत्र में रिफ्टिंग हुई थी, जिसके कारण यहाँ कोयला पाया जाता है। 3. इस नदी की तुलना यूएसए की टेनेसी नदी से भी की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1943 में यूएसए में टेनेसी नदी पर निर्मित हुई, उसी प्रकार भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1946 में दामोदर नदी पर तत्कालीन बिहार में निर्मित हुई। इसी परियोजना के तहत दामोदर की सहायक बराकर नदी पर तिलैया एवं मैंथन बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध तथा दामोदर नदी पर पंचेत बांध एवं दुर्गापुर बैराज बनाए गए हैं। 4. 54 किलोमीटर लंबी एडम नहर इसी नदी से 1938 में निकाली गई, जिससे पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिला में सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है। नंबर 2. स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी। इसे कभी दक्षिण बिहार की गंगा कहा जाता था, किंतु अब ये झारखंड के बन जाने के कारण बिहार में नहीं प्रवाहित होती। इसका उद्गम रांची के पठार से होता है तथा ये झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से होते हुए हुगली नदी एवं ब्राह्मणी नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। जमशेदपुर इसी नदी के तट पर खुरकई नदी के संगम पर स्थित है। नंबर 3. मयूराक्षी नदी। इसका प्रवाह दामोदर नदी के उत्तर में है। ये भी हुगली की सहायक नदी है। ये रांची के पठार से उद्गमित होकर दक्षिण पूरब की ओर बहती है। इस नदी पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बाढ़ एवं भूक्षरण नियंत्रण, सिंचाई सुविधा तथा विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से मयूराक्षी परियोजना निर्मित की गई है, जिसके तहत दुमका जिले के मयूराक्षी के आर पार भैसलमेर नामक बांध, जिसे कनाडा बांध भी कहते हैं, बनाया गया है। नंबर 4. महानदी। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार स्थित दंडकारण्य से निकलती है। ये नदी वस्तुतः रायपुर जनपद में कोयल व साख नदियों के संगम से बनती है। इसका एक भाग कांकेर धमतरी के दुधवा जलाशय तथा दूसरा भाग धमतरी के मरमसिल्ली जलाशय से रायपुर होते हुए प्रवाहित होती है, जिसमें उत्तर से आ रही हसदो एवं मंड नदियां मिलती हैं। महानदी फिर उड़ीसा में प्रवेश कर कटक के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कोरबा कोयला क्षेत्र से गुजरने वाली हसदो इसकी मुख्य सहायक नदी है। 851 किलोमीटर लंबी महानदी को कभी उड़ीसा का शोक कहा जाता था। इसी नदी पर उड़ीसा में संबलपुर के निकट हीराकुंड परियोजना निर्मित हुई, जिसके तहत बना बांध 4800 मीटर लंबा है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। नंबर 5. वैतरणी नदी। ये नदी उड़ीसा और झारखंड की सीमा पर क्योंझर की पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई धामरा पत्तन के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। नंबर 6. ब्राह्मणी नदी। झारखंड के गुमला जिले से निकलने पर इसे शंख कहा जाता है। ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में प्रवेश करती है तथा मंदिरा नामक जलाशय का निर्माण कर आगे बढ़ते हुए रांची के पठार से आकर उड़ीसा में प्रवेश करने वाली दक्षिण कोयल नदी से संगम बनाती है तथा इन दोनों नदियों का संयुक्त नाम ब्राह्मणी नदी हो जाता है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा के केंद्रपारा जिला में महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नंबर 7. रूसी कुल्या नदी।
ये नदी उड़ीसा के फुलबानी जिले के पूर्वी घाट पहाड़ियों से निकलकर गंजम कोस्ट के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि गंजम कोस्ट ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए विश्व विख्यात है। गंजम कोस्ट पर हजारों की तादाद में ऑलिव रिडली टर्टल्स आती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं। इस क्रिया को अरीबाडा प्रोसेस कहते हैं। चूंकि ऑलिव रिडली टर्टल्स की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए इस प्रजाति को बचाने के लिए गंजम कोस्ट में विशेष सावधानी बरती जाती है। जैसे कोस्ट पर रात में लाइट नहीं जलानी है, जिससे उनके बच्चे लाइट को देखकर अट्रैक्ट ना हो और समुद्र की तरफ जाएं, ना कि लैंड की तरफ। उनके अरीबाड़ा प्रोसेस के समय लोगों को वहां जाना प्रतिबंधित होता है, जिससे उनके अरीबाड़ा प्रोसेस में कोई व्यवधान न पड़े आदि। नंबर 8, गोदावरी नदी। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र में नासिक के समीप त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर तेलंगाना को पार कर प्रवाहित होती हुई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा के समीप उत्तर पूरब में बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। नोट 1, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये सतत वाहिनी नदी है। इस पर भी नासिक में धार्मिक मेला लगता है। इन कारणों से इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। 2, ये कृष्णा नदी के डेल्टा के साथ मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। 3, कोलेरू झील कृष्णा गोदावरी के बीच डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। 4, गोदावरी की सहायक नदियों में बाएं तरफ से मिलने वाली क्रमशः पूर्णा, इसके बाद पेनगंगा, वर्धा एवं वेनगंगा का संयुक्त नाम प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और सिलेरू आदि तथा दाएं तरफ से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सहायक नदी मंजरा है। मंजरा नदी एवं गोदावरी नदी के बीच बालाघाट पहाड़ी अवस्थित है। 5, 29 मीटर ऊंचा चित्रकूट प्रपात इसकी सहायक नदी इंद्रावती पर छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार स्थित जगदलपुर जनपद में बनता है। नंबर 9, कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर लंबी ये नदी दक्षिण भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाटी की पहाड़ी से उद्गमित होती है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई कर्नाटक से तेलंगाना होकर आंध्र प्रदेश के परिक्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। इसकी सहायक नदियों में दाएं से घाटप्रभा, मालप्रभा एवं तुंगभद्रा तथा बाएं से भीमा, मूसी आदि हैं। तुंगभद्रा परियोजना, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, इसी नदी पर कर्नाटक में निर्मित हुई। बेल्लारी जिले के होस्पेट नामक स्थान के समीप मल्लापुरम में पंपा सागर नामक कृत्रिम झील निर्मित हुई है, जिससे 3 बड़ी नहरें निकाली गई हैं। कनारा नहर उनमें सबसे लंबी है। इसके तहत कई विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। नागार्जुन सागर परियोजना भी इसी नदी पर आंध्र प्रदेश में नंदग्राम के समीप निर्मित हुई है। कर्नाटक में निर्माणाधीन अलमाट्टी बांध भी इसी नदी पर है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच ऊंचाई को लेकर विवादास्पद है। तेलंगाना की प्रस्तावित राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर ही बसा है। भीमा नदी की 2 सहायक नदियों कोयना एवं सीना हैं। इसी कोयना नदी पर कोयना बांध बनाया गया है, जिसकी वजह से वहां भूकंप आया था। नंबर 10, पेन्नर या
पेन्नेरू नदी। ये कर्नाटक स्थित नंददुर्ग पहाड़ी से उद्गमित होकर पूरब की ओर बहती हुई कृष्णा डेल्टा के दक्षिण में तथा पुलिकट झील के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। चित्रवती एवं पापाघनी इसकी सहायक नदियां हैं। नंबर 11, कावेरी नदी। ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। 800 किलोमीटर लंबी ये नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित सह्याद्री की ब्रह्मागिरी पहाड़ी से उद्गमित होकर दक्षिण पूरब की ओर बहते हुए तमिलनाडु के परिक्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियों में दाएं से कबानी, भवानी, न्वाइल, अमरावती तथा बाएं से हेमावती, शिमशा आदि हैं। न्वाइल नदी के तट पर ही कोयम्बटूर नगर अवस्थित है। नोट 1, ये मुहाने पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे तंजावुर या तंजौर का डेल्टा कहते हैं। इसे दक्षिण का उद्यान भी कहते हैं। इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का धान का कटोरा कहते हैं। 2, भारत में जल विद्युत का उत्पादन इसी नदी से सन 1900 में कर्नाटक के शिवा समुद्रम नामक लगभग 100 मीटर ऊंचे प्रपात से प्रारंभ हुआ। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत स्टेशन का निर्माण 1898 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग नामक स्थान पर हुआ। 3, ये नदी जल बंटवारे को लेकर दक्षिण के 4 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पांडुचेरी के बीच विवादास्पद है। 4, कृष्णा राजा सागर कर्नाटक में तथा मैटूर बांध तमिलनाडु में इसी नदी पर निर्मित किए गए हैं। 5, ये नदी 3 बार 2 शाखाओं में विभक्त होती है और पुनः एकाकार होकर बहती है। इसलिए कर्नाटक में श्रीरंगपुरम, श्रीरंगपट्टनम तथा शिव समुद्रम नामक 3 नदी द्वीपों का जन्म होता है। यद्यपि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक माजुली नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है। 6, इसकी अपवाह बेसिन को ग्रीष्मकालीन मानसून, लौटता मानसून तथा शीतकालीन मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त होती है। नंबर 12, वैगई नदी। ये भारत की सबसे दक्षिण की एक प्रमुख नदी है। ये नदी केरल स्थित कार्डेमम यानी इलायची पहाड़ों से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य में हिंद महासागर में विलीन होती है। मदुरई शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। अपने मुहाने पर ये नदी भी डेल्टा बनाती है। रामेश्वरम इसी डेल्टा के पाम्बन द्वीप पर स्थित है। सेतु समुद्रम भी इसी नदी के मुहाने के सम्मुख स्थित है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अभी तक हमने प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों का अध्ययन किया जो बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में विलीन होती हैं। वे नदियां हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, वैगई। अब हम पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली और अरब सागर में विलीन होने वाली नदियों का अध्ययन करें। ये नदियां हैं दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः पेरियार, शरावती, जुआरी, मांडवी, ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी आदि। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा और तापी को छोड़ दिया जाए तो अन्य नदियों की लंबाई कम है। उनको प्रवाह करने को कम लंबाई प्राप्त होती है क्योंकि सामने समुद्र होता है, जिससे उनके पास सेडिमेंट्स भी कम होता है और उनके मुहाने की ऊंचाई भी समुद्र तल से ज़्यादा ऊपर नहीं होती, जिससे ये नदियाँ जो भी
सेडिमेंट्स ले जाती हैं उनको समुद्र की लहरें बहा ले जाती हैं। इसलिए ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी बनाती हैं। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि नर्मदा और तापी के मुहाने की ऊंचाई समुद्र तल से ज़्यादा न होने की वजह से ये भी जो सेडिमेंट्स ले जाती हैं उसको समुद्र बहा ले जाता है और ये भी डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी बनाती हैं। अब इनमें से कुछ प्रमुख नदियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। 1. पेरियार नदी। ये केरल की प्रमुख नदी है। ये एर्नाकुलम ज़िले में कार्डेमम पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में विलीन होती है। इसी नदी से संबद्ध पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इसी नदी पर अलवाय ज़िले में पेरियार परियोजना निर्मित की गई है। ये नदी केरल की इडुक्की, चेरू, थेनी आदि 7 अन्य नदियों से सुरंगों द्वारा जोड़ी गई हैं, जो केरल और तमिलनाडु की प्रमुख सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 2. शरावती नदी। ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाटी की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में विलीन होती है। नोट: भारत के सबसे ऊंचे प्रपातों में से एक जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात, जिसे अब महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है, राजा, राकेट, रोरर तथा दाम ब्लांचे जिसके 4 भाग हैं। शरावती नदी पर कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर बनता है। नंबर 3. ताप्ती या तापी नदी। सतपुरा पर्वत का एक अमरकंटक प्लेटू है, जिसके उत्तर तरफ से सोन नदी एवं दक्षिण तरफ से नर्मदा नदी निकलती है। इसी पर्वत का दूसरा बैतूल प्लेटू है। सतपुरा की 4 श्रेणियां हैं: राजपीपला, गाबिलगढ़, महादेव एवं मैकाल। गाबिलगढ़ श्रेणी के उत्तर बैतूल प्लेटू है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद स्थित मुल्ताई नगर के पास से निकलती है और भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली में पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में अरब सागर स्थित खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण प्रवाहित होती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध सूरत इसी तापी नदी के तट पर बसा हुआ है। नोट: 1. गिरना और पूर्णा इसकी सहायक नदियां हैं, जिन पर महाराष्ट्र में परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। 2. सूरत से 80 किलोमीटर दूरी पर ककरापार परियोजना तथा 116 किलोमीटर की दूरी पर उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर ही निर्मित की गई हैं। उकाई परियोजना गुजरात की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके तहत निर्मित बांध भारत का दूसरा सर्वाधिक लंबा बांध है। 4. नर्मदा नदी। ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर ताप्ती नदी की भांति भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नोट: 1. इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहते हैं। इसका 87% भाग मध्य प्रदेश में, 11% भाग गुजरात में तथा 2% भाग महाराष्ट्र में प्रवाहित होता है। 2. मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना तथा गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर निर्मित की गई है। 3. नर्मदा और ताप्ती नदियों का मुहाना लगभग समुद्र तल की ऊंचाई का होने के कारण ये नदियां जो भी सेडिमेंट्स ले आती हैं उसे समुद्र की लहरें अपने साथ बहा ले जाती हैं।
इसलिए ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी बनाती हैं। 4. महाद्वीपीय निमग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्व्स की चौड़ाई इन्हीं नदियों यानी नर्मदा और तापी की एस्चुअरी में सर्वाधिक है। 5. सतपुड़ा पर्वत की चारों श्रेणियां राजपीपला, गाबिलगढ़, महादेव और मैकाल इन्हीं नर्मदा और ताप्ती के मध्य में इन्हीं के समानांतर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर फैला हुआ है। 6. अलिया बेट और बॉम्बे हाई नामक तेल क्षेत्र इन्हीं दोनों नदियों यानी नर्मदा और तापी के मुहाने के सामने अरब सागर में स्थित है। नंबर 5. माही नदी। ये उत्तर पश्चिमी विंध्याचल पर्वत से निकलकर पहले पश्चिमोत्तर प्रवाहित होती है, फिर यू टर्न लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस नदी की एक खासियत है कि ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये विंध्य पर्वत से निकलकर पहले पश्चिमोत्तर प्रवाहित होकर कर्क रेखा को पार करती है, फिर कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद यू टर्न लेकर दक्षिण की तरफ मुड़कर दोबारा कर्क रेखा को पार करती है। माही बहुउद्देशीय परियोजना जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसी नदी पर गुजरात राज्य में निर्मित हुई है। जमनालाल बजाज सागर इसी परियोजना के तहत निर्मित हुआ है। नंबर 6. साबरमती नदी। ये नदी अरावली पहाड़ी के दक्षिणी ढाल से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में विलीन होती है। साबरमती परियोजना जो कि गुजरात की एक सिंचाई परियोजना है, इसी नदी पर अहमदाबाद में निर्मित हुई है। वासना बांध इसी परियोजना का अंग है। गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के पास अवस्थित है। नंबर 7. लूनी नदी। यह राजस्थान की एक प्रमुख नदी है। 320 किलोमीटर लंबी ये नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ी के नाग पर्वत से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई कच्छ की खाड़ी में विलीन होती है। भारत में लूनी ऐसी नदी है जो किसी खाड़ी या महासागर में विलीन न होकर स्थल में विलीन हो जाती है। ये प्रायः थार के मरुस्थल में सूख जाया करती है। राजस्थान का पुष्कर नामक प्रसिद्ध कस्बा इसी नदी के पास बसा हुआ है, जहां पर लगने वाला ऊंटों का मेला विश्व प्रसिद्ध है। इसकी सहायक नदियों में अरावली से निकलने वाली सूकरी, जवाई आदि नदियां हैं।